तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया टॉपिक जो है फ्रिक्शन। बहुत बेसिक से लेके चलेंगे कि मोशन हमारा किस तरह हो रहा है, फ्रिक्शन हमारा कहां पे लग रहा है, किस लिए लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, सारी चीज एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले फ्रिक्शन लगता कब है? जब हम किसी बॉडी को किसी सरफेस पे मूव करते हैं, जो स्लाइडिंग हो रही है, जो हमारी बॉडी स्लाइड हो रही है, उसी पोजीशन पे फ्रिक्शन लग रहा होता है। तो पहले देखते हो स्लाइडिंग मोशन होता कैसे है। मैंने बोला यहां पे मेरा एक बॉक्स रखा है जिसका मास कुछ भी हो सकता है, m मान लेते हैं। अब मैंने बोला जब मैं इस पर कोई फोर्स लगा रहा हूं F, तो इसका मोशन होगा। अब मैंने बोला जब मैंने इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाई थी, उस टाइम अगर इस पोर्शन को मैं जूम करके देखूं, इस पोर्शन को अगर मैं जूम करके देखूं तो कैसा दिखेगा? ये मुझे दिखेगा कुछ इस तरह के सरफेस दिखेगी, नीचे वाली सरफेस और ऊपर वाली सरफेस, जमीन और बॉक्स दोनों जहां पे आपस में जॉइंट हो रहे हैं, जहां कांटेक्ट हो रहे हैं, उसको जूम करके देखा तो कुछ ऐसे दिखा। अब जिस जिस पॉइंट पे टच हो रहे हैं वहां कुछ फोर्स लग रही होगी। इधर बोल दिया F1 लग रही है, इधर बोल दिया F2 लग रही है, इधर बोल दिया F3 लग रही है। क्या इन सब फोर्स की डायरेक्शन सेम होगी? भाई जिस पॉइंट पे टकरा रही है उस पॉइंट के बेसिस पे होगा, उस पॉइंट के बेसिस पे पता चलेगा हमारी फोर्स किधर लग रही है किधर नहीं लग रही। तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अब बोला जाता है अगर मैं इस बॉडी पर, ये जो मेरा बॉक्स है, कोई फोर्स अप्लाई कर दूं F, क्या अब भी ऊपर ही रहेगी हमारा एग्जैक्ट ऐसे ही? अब जो टोटल फोर्स इस पे लग रही है जमीन की वजह से, वो कैसे हो जाएगी? वो कुछ हो जाएगी मेरी इस तरह। इसको बोल दिया मैंने FC। एक चीज बताओ, दोनों सरफेस क्या कर रही है आपस में? कॉन्टैक्ट। जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करती है, जो फोर्स रखती है उस फोर्स का नाम क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स की। अब देखो कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट बन सकते हैं इधर। पहला कंपोनेंट बन जाएगा मेरा ऊपर की तरफ, दूसरा बन जाएगा इस तरफ। जो कंपोनेंट जमीन के अलोंग होता है, जो कंपोनेंट जमीन के अलोंग होता है, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, उसे बोलते हैं फ्रिक्शन। और जो ऊपर जा रहा होता है उसको बोल देते हैं हम नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल और फ्रिक्शन है ना, ये कांटेक्ट फोर्स के रूप है। ये क्या है? कांटेक्ट फोर्स की रूप है। बस हमने दो पार्ट में बांट दिया, इसी के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऊपर आ गया, एक कंपोनेंट नीचे। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हमारा कांटेक्ट फोर्स। यहां से मैं फॉर्मूला भी बना सकता हूं। जो मेरा कांटेक्ट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? अंडर रूट में फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। मैं इस तरह एक फॉर्मूला भी बोल सकता हूं। तो ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका था? फ्रिक्शन का। कि हमारा फ्रिक्शन कहां से आया? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कुछ नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है किसका? कांटेक्ट फोर्स का। जब भी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सिंपल सा दिमाग में रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। नॉर्मल क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट किसका? कांटेक्ट फोर्स का। तो ओवरऑल बात किसकी हो रही है? कांटेक्ट फोर्स की हो रही है। अगर बात कर दी वर्टिकल कंपोनेंट तो नॉर्मल आ गया, बात कर दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फ्रिक्शन आ गया। हमने स्टार्टिंग में अब तक जितना पढ़ा था एनएलएम में, क्या कहीं पे फ्रिक्शन की बात की थी? नहीं की। वहां हम सरफेस कैसी ले रहे थे? फ्रिक्शन लेस। वहां सरफेस क्या थी हमारी? फ्रिक्शन लेस थी। अब पूछा जाए हम फ्रिक्शन के बारे में यहां से क्या क्या बता सकते हैं। देखो पहली चीज जो याद रखनी है फ्रिक्शन के बारे में ये है कि फ्रिक्शन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। दूसरी चीज जो याद रखनी है, ये किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव स्लिपिंग पे। स्लिप हो रहा है, ये मोशन हो रहा है, इस रिलेटिव स्लिपिंग पे हमारा डिपेंड कर रहा है कि हमारा फ्रिक्शन कितना होगा। तीसरी चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन बस एक ही काम करता है, ये कोशिश करता है कि दोनों जो सरफेसेस हैं वो एक साथ रहें। इसका क्या काम है? कि दोनों सरफेसेस को हमेशा एक साथ रखने की कोशिश करें। दूर जा रही हैं तो खींच के पास लेके आएगा, पास है तो उनको वैसे का वैसा ही रहने देगा। ये काम किसका है? हमारा फ्रिक्शन फोर्स का। क्या नॉर्मल भी यही काम करता है? बिल्कुल, नॉर्मल का भी ये काम है। फ्रिक्शन भी ये काम कर रहा है दो सरफेस को पास पास रखने का, नॉर्मल भी यही काम कर रहा है दो सरफेस को पास पास रखने का। बट नॉर्मल का ये काम हम कहां जानेंगे? जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे ना, तब हम इसको डिटेल में जानेंगे कि नॉर्मल किस तरह इसकी वर्किंग कर रहा है। अभी हम किसके बारे में जानेंगे? फ्रिक्शन। तो याद रखो फ्रिक्शन का काम क्या है? दो रूठों को मनाना। क्या काम है इसका? दो रूठों को मनाना। किस तरह मना रहा है? पास में ले आया, दोनों को पास में ले आया। ये बॉडी दूर जाना चाहती थी, नीचे वाली के पास में रोक के रखा, रीजन फ्रिक्शन। दोनों एक साथ रुकी हुई हैं, रीजन फ्रिक्शन। सपोज करो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, यहां पे बहुत भारी कूलर रखा है,
तुमने जाके हल्का सा हाथ टच कर दिया, वो तो मोशन में हो जाएगा ना। अब क्यों? जमीन ने तो फ्रिक्शन लगाया है नहीं। अब ये जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, इसकी भी दो थ्योरीज थी, एक थी ओल्ड थ्योरी, एक है न्यू थ्योरी। ओल्ड थ्योरी क्या बोलती थी? ओल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप कुछ ऐसा दे दिया जाता था जूम करने पे, और बोल देते ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरलॉक हो जा रहे हैं, ये जो एजेस है ना आपस में इंटरलॉक हो जा रहे हैं, इस वजह से फ्रिक्शन होता है। पर जो मॉडर्न थ्योरी आई, उस मॉडर्न थ्योरी ने बताया कि जो पॉइंट है ना हमारे यहाँ पे, हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रही है। क्या लग रही है इन पर? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और वो फोर्स क्या कर रही है? इसको रोक के रख रही है। वही हमारी क्या कहला रही है? कॉन्टैक्ट फोर्स। और उसका एक कंपोनेंट का नाम क्या दे रहे हैं? फ्रिक्शन दे रहे हैं। ये हमारी मॉडर्न थ्योरी है, और ये क्या है? ओल्ड थ्योरी। तो ज्यादा बेहतर कौन सी है? मॉडर्न थ्योरी है। तो आपको ध्यान क्या रखनी है? मॉडर्न थ्योरी। ये बेसिक पता होना चाहिए क्या कॉन्सेप्ट लगाते थे पहले, इसलिए मैंने बताया। आपको ध्यान क्या रखना है? ये वाली थ्योरी याद रखनी है। तो हेडिंग डालो फ्रिक्शन और लिखो it is that component of total contact force which acts parallel to the surface। दूसरा पॉइंट लिखो, always opposes relative slipping between two contact surfaces। तीसरा पॉइंट, it always tries to keep the two contacted surfaces, it always tries to keep the two contacted surfaces together। एक और बार जान लो तीनों पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है? ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसके अलोंग? सरफेस के अलोंग है। किसका? कांटेक्ट फोर्स का। दूसरा पॉइंट हमें बोलता है ये किस पे डिपेंड होता है? रिलेटिव मोशन पे, रिलेटिव स्लिपिंग पे। जब आप धक्का दे रहे हो, स्लिपी तो कर रहा है सरफेस पे, तो किस पे डिपेंड हो रहा है? रिलेटिव स्लिपिंग पे कर रहा है। उसके बाद तीसरा आ जाता है, हमेशा क्या कोशिश करता है ये? एकदम हमेशा कोशिश करता है कि दोनों बॉडीज की सरफेस क्या रहे? पास में रहे, दूर ना जा पाए। यहां तक कोई डाउट? डायग्राम बनाओ, ये सारी चीज लिख लो। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। मैंने बोला ये है मेरी बॉडी ए, मैंने नॉर्मली इसको रख रखा है, मैंने बोल दिया मैं इस पे आगे लगा रहा हूं कुछ फोर्स एफ। अब मुझसे पूछा जा रहा है इस बॉडी पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? आगे पीछे? पीछे। मैंने बोला जो ए है, इस ए पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन को हम इस तरह के एफ से नोट करते हैं, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। छोटा एफ फोर्स के लिए बड़ा एफ। इस फ्रिक्शन कहां पे लगा? पीछे की तरफ लगा। जमीन पे कहां लग रहा है? जमीन पे मेरा फ्रिक्शन आगे लग रहा है। ध्यान से देखो, दो सरफेस है, एक सरफेस नीचे, एक ऊपर, दोनों आपस में टकरा के बना रही है। तो मैंने बोला ए के नीचे की जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे लगा। और इस पे कहां लगा? आगे लगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होती है? कांटेक्ट होने पे लग रही है, यहां हुआ हमारा कांटेक्ट। अब मैंने बोला ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसको आगे भेजने लगा, ये जो सरफेस है ये कहां जाने लगी? किसी फोर्स एफ से आगे जाने लगी। तो ऊपर वाली सरफेस का मोशन कहां हुआ? आगे। तो ऊपर वाली पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इस पे, ये क्या हो गया? एफ। अब एक चीज बताओ, ये जब आगे जा रही है तो ये वाली कैसा महसूस करेगी? कि पीछे होती जा रही है। रिलेटिव मोशन की बात करते हैं, देखो स्लिपिंग कैसी थी? रिलेटिव स्लिपिंग। तो मतलब इसके कंपैरिजन में दूसरी बॉडी कहां जा रही है? पीछे गई। तो इस पे फोर्स कहां लगी? पीछे। तो फ्रिक्शन कहां हो गया? आगे। तो इसलिए हमने बोला कि नीचे जो सरफेस है उस पर फ्रिक्शन आगे, और हमारे ए के नीचे की सरफेस पर पीछे। तो ए का फ्रिक्शन हो रहा है पीछे, सरफेस का हो रहा है आगे। क्या यहां तक डाउट? अब एक चीज बताओ, अगर इसी बॉडी पर, ये जो मेरी बॉडी ए है, इसी पर सेम फोर्स लग रही है एफ, मैंने इस फोर्स के साथ कोई चेंज नहीं किया, तो फ्रिक्शन भी मेरा सेम लग रहा होगा पीछे। स्मॉल एफ, इसको बोल दो F1, इसको ले लो स्मॉल f2। अगर मैं इस ए बॉडी पर ऊपर से कुछ फोर्स लगा दूं, ऊपर से कुछ फोर्स लगा दूं, बोल दो हमने लगा दी 10 न्यूटन। ऊपर से कोई फोर्स लगा दी, कितने की? 10 न्यूटन। अब जो फ्रिक्शन है हमारा F2,
F1 के कंपैरिजन में बड़ा घटा, बड़ा घटा, सबको ही लग रहा है, ऐसा क्यों? ऊपर से फोर्स लगी इसमें और नीचे दबा दिया। अब देखो कांटेक्ट फोर्स की बात चली थी तो दो कंपोनेंट, एक फ्रिक्शन दूसरा नॉर्मल। ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल। इस केस में नॉर्मल कितना? n, और नीचे कितना लग रहा है? m। अगर इसका मास है तो mg, इसमें भी नीचे कितना लग रहा होगा? mg। अब अगर मैं बात करूं मेरे नॉर्मल की वैल्यू में क्या चेंज हुआ? नॉर्मल इक्वल्स टू 10 प्लस mg। मैंने बोला नॉर्मल इक्वल्स टू 10 प्लस mg। जो मेरा नॉर्मल था वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नॉर्मल इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल के इंक्रीज होने से मेरा फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, नॉर्मल के इंक्रीज होने से फ्रिक्शन भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। दोनों को प्लस क्यों किया? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब मैंने बोला क्या मेरा फ्रिक्शन नॉर्मल पे डिपेंड करता है? करता है। अभी मैंने करके बताया नॉर्मल क्या मेरा फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या मैं कह सकता हूं जो मेरा फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के? ये बात बोली जा सकती है, कंफर्म। अब चलो एक छोटा सा केस और ऐड कर देता हूं। ये वाली जो सरफेस थी ना, कौन सी? ये वाली, इसमें मैंने तेल डाल दिया। इस पे क्या किया मैंने? तेल डाल दिया। और ऊपर से फोर्स अब भी लग रही है, मैंने क्या कर रहा हूं? इस पे तेल डाल दिया। अब ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं, अब मोशन करा रहा हूं। क्या अब मेरा F2 बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा? अब F1 बड़ा हो जाएगा। क्यों? F2 मैंने सरफेस कैसे कर दी? एकदम स्मूथ कर दिया। ऐसे मान लो पहले सरफेस कैसी थी? थोड़ी टूटी फूटी थी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। अब मैंने उसको एकदम स्मूथ कर दिया और क्या डाल दिया उसमें? तेल डाल दिया। इस केस में बड़ा कौन? F2 बड़ा, F1 बड़ा? अब F1 बड़ा हो जाएगा। इस केस में अब कौन बड़ा हो गया? F1। मतलब कोई ऐसी तो चीज है जो क्या कर रही है? हमारे फ्रिक्शन पे नॉर्मल के अलावा इफेक्ट डाल रही है, और उसी का नाम दे देते हैं म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसको किससे नोट करते हैं? म्यू से। हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है, यहां जो कांस्टेंट है वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मुझे मिल गया F इक्वल्स टू म्यू एन। ये म्यू क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये म्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस पर। किस पर? नेचर ऑफ सरफेस। कि सरफेस हमारी स्मूथ है, सरफेस हमारी हार्ड है, सरफेस हमारी स्लिपरी है, सरफेस हमारी ड्राई है। इन सब चीजों पे डिपेंड करता है ये म्यू। ये म्यू क्या है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला नॉर्मल, कि नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। अगर मैंने बोला कि हमारी सेम सरफेस है बट सरफेस पे क्या डाल दिया हमने? कोई ल्यूब्रिकेंट या कोई तेल वगैरह डाल दिया, जिससे फ्रिक्शन क्या होने लगा? कम होने लगा। तो इस केस में हम यहाँ एक सिंबल लगा देंगे, क्या? म्यू का। तो मैंने तेल डाला तो ये मेरा फ्रिक्शन क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो वैल्यू F1 की क्या हो गई? इससे ज्यादा हो गई। बस यही कंडीशन हो रही थी और कुछ नहीं हो रही थी। क्या समझ आ गया? यही था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट किसका? नॉर्मली फ्रिक्शन का। नोट डाउन कर लो। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला हमारे पास तीन बॉडीज हैं, ए बी सी। ए की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, सी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ ए का फ्रिक्शन कितना है, बी का फ्रिक्शन कितना है, सी का वैल्यू छोड़ो। बताओ सी पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, बी पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, ए पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है? बता दो। डायग्राम से कर करके दिखाओ एक एक। सही लग रहा है तो अच्छी बात है, गलत लग रहा है तो समझ लेना सही हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं तीनों पे किस किस तरह लग रही है। पहले बात की मैंने सी और बी की। ये हो गया मेरा सी और ये आ गया इसके नीचे बी। अब देखो सी का मोशन कहां हो रहा है? आगे। बी का भी आगे। मोशन कौन सा यूज होता है? रिलेटिव मोशन। तो एक चीज बताओ, बी के अकॉर्डिंग सी कहां जा रहा है? पीछे जा रहा है। बी के अकॉर्डिंग सी पीछे जा रहा है, तो मतलब इसका मोशन कहां हो रहा है? पीछे हो रहा है। तो फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा? आगे। तो मैंने बोला ये जो मेरा सी है इस पे फ्रिक्शन क्या लगा? आगे लगा। अब एक चीज बताओ, सी के कंपैरिजन में बी कहां जा रहा है? आगे। तो इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। तो बी पे फ्रिक्शन लग गया मेरा F1 पीछे। अब मैंने बात की कि ए के साथ भी तो कांटेक्ट में है, तो मैंने बना दिया मेरा ए। तो बताओ
बी के कंपैरिजन में ए आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बी के कंपैरिजन में ए पीछे जा रहा है, ए कहां जा रहा है बी के कंपैरिजन में? पीछे। तो मैंने बोला जब बी आगे जा रहा है ए पीछे जा रहा है, तो पहले बी की बात कर लेते हैं। बोला बी की वेलोसिटी ए के कंपैरिजन में किधर को है? आगे पीछे? आगे मूव कर रहा है ना, बी कर रहा है मूव आगे, तो फोर्स भी कहां लग रही है इस पे? आगे। तो इस पे फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। तो मैंने बोल दिया इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कहां लग रहा है? पीछे। ए पर कहां लग रहा होगा? आगे लग रहा होगा। ए पे लग गया आगे। अब बात कर लेते ए किस पे रखा है? जमीन पे रखा है। जब जमीन पे ए तो ए कहां जा रहा है? आगे। तो ए पर फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे। मैंने बोल दिया ये बन गया मेरा F3। जमीन पे कहां लग रहा होगा? आगे। तो ये जो मेरी जमीन है इस पे कहां लगा मेरा फ्रिक्शन? आगे। इस तरह बता दिया मैंने तीनों फ्रिक्शन मेरे कहां कहां लग रहे हैं। एक और बात सुनो, फ्रिक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? रिलेटिव स्लिपिंग पर। रेस्ट मोशन इन सब पे डिपेंड नहीं कर रहा, किस पे कर रहा है? रिलेटिव स्लिपिंग पर या रिलेटिव मोशन पर। मैंने बोला सी का मोशन ए के कंपैरिजन में आगे पीछे? पीछे। सी का मोशन बी के कंपैरिजन में पीछे। तो मैंने बोला इस पे फोर्स कहां लगी? पीछे। और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहां हो गया? आगे। मैंने बोला बी कहां जा रहा है सी के कंपैरिजन में? आगे। तो इस पे कहां लगा? पीछे। अब ए के कंपैरिजन में बी कहां जा रहा है? आगे। तो इस पे कहां लग गया फ्रिक्शन? पीछे। मैंने बोला ए कहां जा रहा है बी के कंपैरिजन में? पीछे। तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगी? आगे। जमीन के कंपैरिजन में ए कहां गया? आगे। तो फ्रिक्शन कहां लगा? पीछे। जमीन कहां रह गई है के कंपैरिजन में? पीछे। तो फ्रिक्शन कहां लगा? आगे। इस तरह बताते हैं हमारे फ्रिक्शन कहां पे लग रहे हैं और क्यों लग रहे हैं और कितना लग रहा है। क्या यहां तक कोई डाउट? समझ गए बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रिक्शन का? नोट डाउन कर लो। तो देखो हमने जाना फ्रिक्शन क्या था। एक चीज और याद रखनी है फ्रिक्शन के बारे में, ये भी एक्शन रिएक्शन फोर्स है। कैसी? एक्शन रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल भी क्या था? एक्शन रिएक्शन फोर्स था। कांटेक्ट फोर्स भी क्या होती है? एक्शन रिएक्शन फोर्स। इसी तरह नॉर्मल भी एक्शन रिएक्शन फोर्स। इन बेसिक चीज को ध्यान रखना। अब मैंने बोला एक और क्वेश्चन है हमारे पास, तीन बॉडी ए बी सी, जो सी है बैकवर्ड मूव कर रही है विद स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, इसका एक्सीलरेशन हो रहा है आगे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला ये है बॉडी बी, इसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला बॉडी ए, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन है इसका 0। अब बताओ कि इस कंडीशन में F1, F2, F3 की डायरेक्शन क्या होगी? करके बता दो। चलो देख लेते हैं अब इसे कैसे करना है। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है, तीनों बॉडीज को ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई मेरी बॉडी सी, सी के नीचे बी, बी के नीचे ए और ए के नीचे जमीन। इस तरह ही हो रहा है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एक्सीलरेशन से फर्क नहीं पड़ता। फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है? वेलोसिटी। फर्क किससे पड़ रहा है? वेलोसिटी की। हमारी वेलोसिटी कहां पर है? पहले बॉडी सी की देखो, वेलोसिटी कहां हो रही है? बैकवर्ड हो रही है। जब मोशन बैकवर्ड हो रहा है, लेकिन कंपेयर किससे करना है? नीचे वाले से। बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? कितनी होगी? 6 + 3 9, 9 होगी ना। 6 + 3 9 होगी। और डायरेक्शन क्या होगी? दोबारा सुनो, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी कितनी होगी? 6 + 3 9। किस डायरेक्शन में? बैकवर्ड ही तो हुई, पीछे ही तो जा रहा है। तो मैंने बोल दिया सी की वेलोसिटी कितनी? 9 मीटर पर सेकंड। कहां पर? बैकवर्ड। किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो मैं बोल सकता हूं जब इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? तो जो F1 है सी पर लगने वाला वो कहां लग गया? आगे। बी पर कहां लग रहा होगा F1? पीछे लग रहा होगा। कहां लग रहा होगा? पीछे। अब मैंने बोला बी और ए भी आपस में कांटेक्ट में है। ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आगे पीछे, ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी आगे पीछे। ये जा रहा है 10 से पीछे, वो जा रही है 6 से आगे, तो भाई आगे ही तो हुई। अब मैंने बोला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कितनी हुई? 16। 10 + 6 कितनी हो गई? 16। और डायरेक्शन आगे की तरफ। जब मोशन आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे ही तो होगा। तो मेरा मोशन हो गया इसमें बैकवर्ड। तो मैंने बोल दिया
जो मेरा फ्रिक्शन है वो कहां हो गया, मोशन आगे हो रहा है, फ्रिक्शन हो गया पीछे, और यहां पे फ्रिक्शन आगे, इस तरह बन गया, यही बना। चलो दोबारा देख लेते क्या बताया था मैंने। बी का ए के रिस्पेक्ट में मोशन कहां हो रहा है, आगे, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, पीछे। ए का कहां हो रहा है बी के कंपैरिजन में, पीछे, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, आगे। अब जमीन से कंपेयर कर लें, मैंने बोला जमीन के रिस्पेक्ट में ए का मोशन कहां हो रहा है, आगे पीछे, पीछे ही तो हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लग रही होगी, आगे। मैंने बोल दिया ये हो गया मेरा F3। जमीन पे कितना लग रहा होगा, ये जो मेरी जमीन है, जमीन कहां रह गई, अगर तुम ए पे बैठ के जमीन को देख रहे हो, जमीन कहां जाती हुई दिख रही है, आगे जाती हुई दिख रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा जमीन पे, पीछे ही तो लगेगा। बस ये हो गया हमारा आंसर। किसका सेम आया था, हाथ ऊपर करो, एक, और बी वाला गलत था, और सी वाला गलत था, बाकी सही थे। अच्छा शिवी, कोई सा सही नहीं था, नीचे वाला सही था। चलो अब समझ आया क्या मिस्टेक कर रहे हो। हमेशा याद रखना है एक्सीलरेशन से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क किससे पड़ रहा है, वेलोसिटी से, कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, फिर बताओ दूसरे के रिस्पेक्ट में वो कहां जा रही है, देख के बता दिया हमने कहां जा रही है, बस यही तो होता है इसमें। कर लो नोट डाउन, एक और करके बता दो। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने बोला फिर से 3 बॉडीज हैं, या 4 ले लें इस बार, ठीक है, ए बी सी। ए जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड, बी जा रही है 1 मीटर पर सेकेंड, सी चली गई 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन कितनी कितनी होगी और कहां कहां होगी। चलो न्यूमेरिकल नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बताओ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहां होगी। तो चलो देखते हैं, पहले बात करते हैं हम सी की। 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी। बी पे बैठ के सी कहां जाता हुआ दिख रहा है, आगे जाता, तो इसमें फ्रिक्शन कहां लगा, पीछे। मैंने बोल दिया F1 लग गया पीछे। सी पे बैठ के देख रहे हो बी को, बी कहां जाते हुए दिख रहा है, पीछे, तो इस पे क्या हो गया, फ्रिक्शन आगे। अब मैंने बोला बी पे बैठ के तुम देख रहे हो ए को, ए कहां जाते हुए दिखा, आगे, तो इस पे फ्रिक्शन कहां लगा। ए पे बैठ के बी को देख रहे हो, कहां जाते हुए दिखा, तो इस पे फ्रिक्शन। अब जमीन पे बैठ कर ए को देख रहे हो, कहां जाते हुए दिखा, आगे, तो इस पे फ्रिक्शन। जमीन को देख रहे हो ए पर बैठकर, अब आगे। एफ कितना, 3, यही तो हो गया हमारा फ्रिक्शन, क्योंकि ए पर बैठ के जब जमीन को देखा, जमीन पीछे जाती हुई दिखी, तो फ्रिक्शन आगे जाता हुआ दिखा। कर लो नोट डाउन। तो चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला बॉडी है 2 kg की, किसी सरफेस पे रखी है, सरफेस का म्यू कितना है, सरफेस का म्यू कितना है, 0.2। मैंने बोला, मैंने इधर लगा दी फोर्स इक्वल्स टू 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स लगा दी। बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, बताओ जल्दी से। फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन। नॉर्मल कितना लगा, जितना नीचे उतना ऊपर, कितना लेंगे 20, क्योंकि 20 ही लग रहा था नीचे, तो नॉर्मल हो गया मेरा 20। म्यू कितना, 0.2, 20 इंटू 0.2 कितना आ गया, 4। तो मैंने बोला फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगी, 4। एफ है 1, फ्रिक्शनल फोर्स है 4, तो क्या इसका ये मतलब है जब मैंने इधर फोर्स लगाई 1 न्यूटन की, बॉक्स पीछे जाने लगा 3 न्यूटन की फोर्स से, क्या ऐसा होता है। सोच लो कि बॉक्स अपने आप रखा हुआ है, मैंने फोर्स भी नहीं लगाई, लेकिन ये कितना है, ये तो 4 है, तो वही पीछे भाग जाना चाहिए था। क्या ऐसा हो रहा है, नहीं होता ना, अगर ऐसा होने लगता एकदम ऐसा नहीं होता। अब देखो क्या होता है, ये जो मेरा फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ये एडजस्टेबल होती है। क्या होती है, एडजस्टेबल। ये कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। ये क्या करती है, कंडीशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है। बोलती है अगर तुम मुझ पर कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो मैं 0 रहूंगी। क्या रहूंगी, 0। जब तुम मुझ पर फोर्स बढ़ाते जाओगे, मैं भी क्या करते रहूंगी, अपनी वैल्यू को बढ़ाती जाऊंगी। बट मैक्सिमम मेरी वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की हो सकती है 4 न्यूटन। याद रखना, ये जो 4 न्यूटन है, ये कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये 4 न्यूटन है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इसमें कंफ्यूज मत होना। इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त पीछे फोर्स लग रही है हमारी 4 न्यूटन की। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए
जो हमारी फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है वो कितने से कर रही है, 4 न्यूटन से कर रही है। इसका ये मतलब नहीं होगा कि बैकवर्ड मोशन कर गया अपने आप, ऐसा इसमें नहीं हो रहा। अब मैंने बोला कि जो फोर्स थी 1 न्यूटन, क्या मैं इसको बढ़ा सकता हूं, मैंने बढ़ा के कर दी 6 न्यूटन। ये जो फोर्स थी अब मैंने बढ़ा के कर दी 6 न्यूटन। तो ये बताओ इस केस में मेरी फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इस केस में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी। ये F किस पे डिपेंड कर रहा है, एडजस्टेबल है, कंडीशन के हिसाब से डाल लेता है। जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ध्यान से देखो, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब रिलेटिव मोशन क्या है, रेस्ट पे। मैंने बोला रिलेटिव मोशन किस पे, रेस्ट पे, डायरेक्ट रुकी नहीं ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है वो या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी, या फिर जो मेरा म्यू एन है इसके इक्वल होगी या इससे कम होगी। कब तक, जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। रिलेटिव मोशन क्या है उसका, रेस्ट है। ये कंडीशन कब आ रही है, स्टैटिक मोशन में। कैसा, स्टैटिक। इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन भी, इसको भी क्या कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जिसमें रिलेटिव मोशन 0 हो, रिलेटिव मोशन रेस्ट पे हो, इस चीज को बोला जाता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैंने बोला भाई स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, म्यू एन हो सकती है, और मिनिमम 0 हो सकती है। अब मैंने बोला जब मैं इस पे फोर्स लगाऊं और ऐसी फोर्स लगा दूं कि मोशन करने लगे। चलो 6 न्यूटन कैसे देखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है, 4, और ये कितनी लग गई, 6, तो क्या मोशन करने लगेगी बॉडी, अब तो मोशन करने लगी। इस केस में आपको याद रखना है जो मेरा फ्रिक्शन हो रहा है, अब ये मोशन करने लगी, तो इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन हुआ उसको हम एफ के बोलते हैं। ये कैसा फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ऑलवेज स्लाइटली लेस देन होगा किससे, म्यू एस एन से, या फिर एफ मैक्स से, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, एफ मैक्स से स्लाइटली लेस होगा। अब दिमाग में होगा सर ऐसा लेस कैसे हो जाएगा, कांस्टेंट तो हमारा फिक्स है, तो चेंज कहां से हो रहे हैं। देखो जब कोई बॉडी रुकी होती है तो उसमें धक्का लगा के मोशन कराना चाहते हो, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बट एक बार जब वो मोशन करना स्टार्ट कर गई अब तो चलती जाती है। क्या अब भी तुम्हें उतनी ताकत लगानी पड़ रही है, नहीं, फ्रिक्शन तो अब भी हो रहा है, फ्रिक्शन तो अब भी हो रहा है, बट ताकत हमें उतनी नहीं लगानी पड़ रही जिस बॉडी से वो आसानी से चला गया। तो जब बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर देती है तब जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कहलाता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू स्लाइटली लेस देन होती है किसके कंपैरिजन में, मैक्सिमम फ्रिक्शन के कंपैरिजन में। जो हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन चाहिए था मोशन कराने के लिए उससे स्लाइटली लेस होती है। आ गया समझ, तो अब हेडिंग डालो स्टैटिक फ्रिक्शन। पॉइंट 1, बॉडी may not be at rest, बॉडी may not be at rest, जरूरी नहीं कि बॉडी रुकी हो, बॉडी may not be at rest। दूसरा पॉइंट, when both bodies are relatively at rest। तो यहां पे जो हमने देखी इक्वेशन, हम इस इक्वेशन को अब लिख लेंगे। बस इस इक्वेशन में एक चेंज करना होगा, क्या, हम यहां से इक्वल के सिंबल को हटा देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो एक स्पेशल नाम दिया जाता है उस कंडीशन को जहां पे हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, उससे बोला जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो उसका एक अलग से नाम आ जाता है जो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैं बोल सकता हूं मैक्सिमम फ्रिक्शन किसके इक्वल, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is called limiting friction। is called limiting friction। और हम बोल सकते हैं F
मैक्स इक्वल्स टू म्यू एस एन। ये म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एक आ जाता है यहाँ पे म्यू के, ये म्यू के क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही होती है, डेसिमल चेंज होता है, लगभग दोनों की सेम। अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला ना कि हमें गिवन है म्यू के म्यू एस, तो दोनों को सेम लेके चलो। अगर क्वेश्चन में अलग से नहीं बोला गया कि म्यू के ये है म्यू एस ये है, तो दोनों को क्या लेके चलोगे? सेम, क्योंकि मैंने क्या बताया, स्लाइटली डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट अगर अलग अलग गिवन है तो हम इनको डिफरेंट लेके चलेंगे। नोट डाउन कर लो।